ये बिल्कुल सही है। अगर आप जोकर को वोट कर रहे हैं तो आपको सरकसी देखने को मिलेगा। और ऐसा कुछ हो भी रहा है, जहां जेलेंस्की अब यूरोप में भी अपने करतब दिखाने लग गए हैं। वहीं दूसरी तरफ अचानक से मोहम्मद यूनिस का हृदय परिवर्तन हो चुका है। उन्होंने कह दिया है कि भारत के अलावा और कोई चारा नहीं बचा है। अपडेट्स की शुरुआत करें तो जहां हाल ही में लंदन मीटिंग रखी गई थी ताकि ट्रंप से सौदेबाजी की जा सके, इन शॉर्ट यहां पर यूरोप अपनी एकता का प्रदर्शन कर रहा था। लेकिन अभी जो परिणाम सामने आए हैं उसने ये तो साफ कर दिया है कि यूरोप में अब फूट पड़नी शुरू हो चुकी है। दरअसल हाल ही में फ्रांस और ब्रिटेन ने रूस यूक्रेन युद्ध को रोकने के लिए सीज फायर प्रपोजल रखा था, लेकिन यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने इसे सिरे से खारिज कर दिया। और इस फैसले ने यूरोपीय देशों के बीच डिफरेंसेस को गहरा कर दिया है। और ये ठीक वही स्थिति है जिसकी डोनाल्ड ट्रंप ने पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी कि जेलेंस्की पीस डील के लिए तैयार नहीं होंगे। यही नहीं, लंदन समिट में फ्रांस के प्रेसिडेंट मैक्रोन और अन्य यूरोपीय नेताओं ने सीज फायर पर चर्चा की, लेकिन जेलेंस्की ने इसे ठुकरा दिया। उनका कहना था कि रशिया पर भरोसा नहीं किया जा सकता है क्योंकि वो रीग्रुप होकर हमला भी कर सकता है, और जेलेंस्की बिना सिक्योरिटी गारंटी के कोई भी डील नहीं चाहते हैं। मतलब यहाँ वो किसी न किसी को बलि का बकरा बनाने के मूड में दिख रहे हैं। तो लंदन मीटिंग उतनी सक्सेस होती हुई दिखाई नहीं दे रही है। मतलब अब यूरोपीय देशों में दरार साफ देखी जा सकती है क्योंकि फ्रांस युद्ध जल्द खत्म करना चाहता है, जबकि ब्रिटेन असमंजस में पड़ा हुआ है। वहीं ब्रिटेन के डिफेंस मिनिस्टर ने भी चेताया है कि युद्ध विराम से रूस फिर से संगठित हो सकता है। मतलब यहाँ फ्रांस जो यूरोप का बॉस बनने की सोच रहा है उसको कहीं ना कहीं उसके सहयोगी देशों से ही झटके लगते दिखाई दे रहे हैं। वहीं अगर यूरोप में मतभेद बढ़ रहे हैं तो रूस को इससे फायदा हो सकता है। अब सवाल ये उठता है कि अगर यूक्रेन को मिलने वाली मिलिट्री एड और फाइनेंशियल एड ही कम हो जाए तो क्या वो अकेला रूस का सामना कर पाएगा। अब आने वाले महीनों में यही सब देखने को मिलेगा। लेकिन अब साफ है, यूरोप अब पहले जितना यूनाइटेड नहीं रहा है और ये रूस के लिए बड़ा अवसर बन सकता है। आपको क्या लगता है, यूक्रेन ने अभी फ्रांस का जो ऑफर ठुकरा दिया है, क्या ये उसकी सबसे बड़ी भूल है? वहीं दूसरी तरफ बांग्लादेश अब भारत के चरणों में नतमस्तक होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये तो आप जानते ही हैं, भारत से दूरी बनाने के चक्कर में बांग्लादेश कहीं ना कहीं तुर्की और पाकिस्तान की गोद में जाकर बैठ चुका है। जहां बांग्लादेश पहले भारत से चावल आयात करता था, लेकिन अब उसने पाकिस्तान से 50,000 टन बासमती खरीदने का फैसला भी कर लिया है। खास तौर से अब आपको पाकिस्तानी झंडे वाला जहाज मोंगला पोर्ट, जो कि भारत द्वारा संचालित है, वो वहां पहुंच सकता है, जिसे एक स्ट्रैटेजिक शिफ्ट और भारत के लिए सिंबॉलिक मैसेज माना जा सकता है, क्योंकि बांग्लादेश की आज़ादी के बाद ये पहली बार इस तरह की घटना होगी। ये सब पहले की बात है। पिछले 20 से 25 दिनों में कुछ ऐसा हो गया है जिसने सारी सिचुएशन को बांग्लादेश के लिए बिगाड़ कर रख दिया है। दरअसल अब भारत के बीएसएफ और बांग्लादेश की सेना के बीच में झड़पें तेज होती दिखाई दे रही हैं। वहीं यूनिस की गवर्नमेंट में छात्र संगठन भी विरोध करने में लगे हैं, जिससे बांग्लादेश की राजनीति में अस्थिरता बढ़ चुकी है। यही नहीं, इसी बीच बांग्लादेश के विदेश मंत्री ने हाल ही में भारत के विदेश मंत्री यानी कि डॉक्टर एस जयशंकर से भी मुलाकात की है, जिसके बाद मोहम्मद यूनिस पर प्रेशर दिखना शुरू भी हो चुका है। क्योंकि इस मुलाकात में डॉक्टर एस जयशंकर ने साफ शब्दों में बांग्लादेश को कह दिया है कि अब ये बांग्लादेश को तय करना होगा कि वो भारत के साथ कैसे संबंध रखना चाहता है। वहीं आपको ये भी याद होगा कि जब डोनाल्ड ट्रंप और पीएम मोदी की अमेरिका में मुलाकात हुई थी, तब ट्रंप ने साफ कह दिया था कि भारत को जो बांग्लादेश का करना है वो कर सकता है। और ये सब हो ही रहा था कि अमेरिका ने बांग्लादेश को दी जाने वाली यूएस एड को भी रोक दिया है। और ये यहीं तक सीमित नहीं है, अब भारत ने भी एक्शन लेना शुरू कर दिया है, जिसकी झलक यूरोप में देखने को मिल चुकी है। दरअसल यूरोपियन यूनियन की संसद में पहली बार बांग्लादेश में हिंदू और अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचारों पर चर्चा हुई है, जिसका फैसला अब बांग्लादेश को हिला सकता है। वहीं इसी बीच गंगा वाटर एग्रीमेंट 2026 को भी रिन्यू होना है, जिसको लेकर बांग्लादेश की टीम भारत से बातचीत कर रही है, क्योंकि बांग्लादेश 38% इसी पानी का भी उपयोग करता है। लेकिन यूनिस सरकार के लिए इसे रिन्यू करना एक बड़ी चुनौती बन सकती है, क्योंकि अब उसके भारत के साथ वैसे संबंध नहीं रहे हैं और भारत इसी का इस्तेमाल करते हुए मोहम्मद यूनिस को घुटनों पर ला सकता है। वहीं इसी साल अप्रैल के महीने में बिम्स्टेक थाईलैंड में होना है, जिसमें मोहम्मद यूनिस एक ऐसा माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं जिससे बांग्लादेश को भी भारत से कुछ मिल सके। यहाँ आपको क्या लगता है, जिस तरह मोहम्मद यूनिस के हाल ही में एक्शन रहे हैं, क्या भारत को बांग्लादेश पर भरोसा करना ठीक रहेगा या भारत को अपनी तरह से पूरी सतर्कता बरतनी चाहिए?